नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछले क्लास में 125 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज उसी के आगे अगले वीडियो में 125 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और भी जितने एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लोगों को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय चरित्र का विकास भाषा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। यानी कि जो राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है भाषा के साथ अभिन्न रूप में जुड़ा होता है। भाषा को कोई गढ़ता नहीं, वह तो हवा पानी की तरह सहज भाव से बह सकती है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है। ये जो कथन दिया है ये किसका है ये बताना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय तो अज्ञेय का पूरा नाम आप जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या रामचंद्र शुक्ल का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो किसका हो जाएगा कथन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कथन है अज्ञेय जी का, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद करेंगे क्योंकि कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कूट वाला है, मिलान करना है कूट से। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य थे। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। 5 ऑप्शन दे रखे हैं। कबीर, धन्ना, मीराबाई, रैदास और पद्मावती। तो इसमें रामानंद के कौन से शिष्य थे ये बताना है। तो ऑप्शन दिया है केवल 1, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 या उपयुक्त सभी। तो कौन हो जाएगा इसमें ऑप्शन देखिए कौन कौन से थे पहले ये देख लेते हैं। तो कबीर थे रामानंद के शिष्य, रैदास थे, धन्ना थे और पद्मावती। तो ये 4 लोग थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। और देखिए जो मीराबाई दिया है ये मीराबाई रामानंद के शिष्य नहीं, ये रैदास की शिष्या थी। यानी कि इनके गुरु कौन थे, रैदास थे, संत रैदास या संत रविदास। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसने अपनी ज़िंदगी के अंतिम वर्ष मगहर में बिताए थे। तो ये सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मगहर। तो मगहर में किसने अंतिम वर्ष बिताए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कबीरदास जी ने। इनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। फिर है धर्म के वाह्याडंबरों पर चोट करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन थे। यानी कि जो धर्म के वाह्य आडंबर होते हैं इन पर चोट करने वाले कवि कौन थे ये बताना है। रहीम, कबीर, बिहारी या मुल्ला दाऊद। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म पूछ लेता है तो 1398 आप लोग याद रखेंगे, और मृत्यु पूछ लेगा तो 1520। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1520 या कहीं कहीं आपको 1518 भी मिलेगा। तो ऑप्शन आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कोट के माध्यम से सही कथन का चयन करें। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है ये बताना है। फिर साखी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। साखी जो है साक्षी का ही तद्भव रूप है और साक्षी का अर्थ होता है साक्ष्य। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं। इसमें भी कथन दे रखे हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे, दोनों कथन आपको दिख जाए। अब देख लीजिए दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों के ध्यान से पढ़ें और कोट के माध्यम से सही का उत्तर चयन करें। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है यानी कि सही है। फिर कबीर की रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यानी कि पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी भाषाओं पर, इनकी जो भाषा है कई सारी भाषाओं से मिलकर बनी है। तो 1 व 2 दोनों इसमें सही दिख रहे हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे दिए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ से पढ़ लेंगे बस। यहाँ दिया है ऑप्शन ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
तो ए भी सही है और इसका स्पष्टीकरण आर जो है दोनों हैं, तो ऑप्शन सी इसका ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा दोहा छंद है। दोहा छंद कौन सा है ये बताना है, शाखी, शबद, रमैनी या इनमें से सभी। दोहे के रूप में लिखा गया है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शाखी। ये जो है दोहा छंद है, बाकी जो है सब गेय पद हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी ब्रज भाषा में है, यानी कि ये 4 रचनाएं दी हैं तो कौन सी ब्रज भाषा में है। केवल साखी, केवल शबद और रमैनी या उपर्युक्त सभी। तो 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा शबद और रमैनी। ये जो है शबद और रमैनी ब्रज भाषा में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि उपनाम पूछ रहा है। रत्नाकर शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्री नारायण या भिखारी दास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर दिया है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पाड़ी बिना निर्मल करे शुभाए। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में किसकी रचना है। जो उपयुक्त पंक्तियां हैं निम्नलिखित में किसकी रचना है ये बताना है। सभी को पता होगा, सबने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कबीरदास जी की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा, यानी कि ऐसी रचना कौन सी है जिसमें भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाया गया है। ऑप्शन है पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रृंखला की कड़ियाँ। इसमें जो है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए मैचिंग करना है कोड के माध्यम से। अब देखिए ऑप्शन दिख रहे हैं, दिया है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड एक तरफ पुस्तक दिए हैं, उनके रचनाकार दिए हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है। महाराणा का महत्व, तो महाराणा का महत्व किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर परिमल जो सभी को पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है। तो एक तारा किसकी हो जाएगी, उदय शंकर भट्ट, यानी कि 1, 2, 4 और 3। ये ऑप्शन कौन सा है, सी। ऑप्शन सी आप लोग सही कर लेंगे। फिर अगला देखते हैं। हाँ अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं हैं ये बताना है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन या रांगेय राघव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो हैं प्रगतिवाद का इतिहास अगर देखा जाए तो 1936 से लेकर 1956 तक है, यानी कि 1936 से 1956 तक के समय को हम क्या कहते हैं, प्रगतिवाद कहते हैं। और इसके प्रमुख कवि अगर देखा जाए तो नागार्जुन है, त्रिलोचन है, रांगेय राघव और केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा आदि जो हैं इनके प्रमुख कवि हैं। और इसका अगर मूल आधार पूछ ले, कभी कभी मूल आधार पूछ लेता है, तो मूल आधार इसका क्या हो जाएगा, तो मूल आधार इसका सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, मार्क्सवाद। यानी कि जो मार्क्सवाद से प्रभावित धारा है उसको हम प्रगतिवादी काव्यधारा कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घुने खाए सह तीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी गीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। उपरोक्त पंक्ति किस प्रगतिवादी कवि की रचना है, तो ये बताना है। ये ऊपर पंक्तियां हैं किसकी रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा या नागार्जुन या त्रिलोचन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नागार्जुन। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला दिया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो उपरोक्त पंक्तियाँ भी पूछ रहा है किस रचनाकार की हैं, तो ये किसकी हो जाएंगी, तो सभी को पता होना चाहिए, ये पंत जी की, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की जो है पंक्तियाँ हैं। तो ये भी आप लोग पूरा याद, नाम भी आप लोग याद रखें कि उपनाम से डायरेक्टली पूछ लेगा क्वेश्चन। तो अगर आपको नहीं पता है तो कैसे करेंगे, इसलिए पूरा नाम के साथ साथ जो है उपनाम भी पता होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन थे।
जिनको व्यास सम्मान मिला था वो प्रथम साहित्यकार कौन थे ये बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और लोगों को शेयर भी कर देंगे। फिर अगला दिया है व्यास सम्मान, तो किसने सबसे पहले प्राप्त किया ये बताना है। तो व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले 4 ऑप्शन में से कौन से हो जाएंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएंगे। ये जो है प्रथम साहित्यकार हैं जिनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। फिर अगला है गिरजा कुमार माथुर को अपनी किस रचना पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कि गिरजा कुमार माथुर को व्यास सम्मान किस रचना के लिए मिला, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा मैं वक्त के हूँ सामने। क्या हो जाएगा, मैं वक्त के हूँ सामने, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को मिला था। अब यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको सबसे पहले मिला था ये बताना है। राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। ये सभी को पता होगा, माखनलाल चतुर्वेदी को जो है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इनको जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, एक भारतीय आत्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो एग्जाम में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण का प्रथम श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। प्रथम श्रेय किसको जाता है ये बताना है। ये सभी को पता होगा प्रथम श्रेय किसको जाता है। सबसे पहले जो है काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर है निम्नलिखित में किस विद्वान ने आदिकाल को चारण काल कहा या संज्ञा दी है। तो चारण काल की संज्ञा किसने दी है ये पता होगा सभी को, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है चारण काल की संज्ञा दी है, और रामकुमार वर्मा ने भी दी है। तो अगर ऑप्शन में आपको रामकुमार वर्मा मिल जाता है तो रामकुमार वर्मा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है आदिकाल में निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थीं, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। कौन सी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी ये बताना है। धार्मिकता, वीरगाथात्मकता, श्रृंगारिकता या राष्ट्रीयता। तो ये आदिकाल की पूछ रहा है, तो इसमें कौन सी प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी, ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 व 3। यानी कि धार्मिकता भी थी, वीरगाथात्मकता थी और श्रृंगारिकता थी। देखिए इसमें जो है राष्ट्रीयता नहीं थी, तो राष्ट्रीयता से जो है इसमें नहीं होगा, बाकी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधात्मक काव्य कृति नहीं है, यानी कि प्रबंधात्मक नहीं है ये बताना है। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, विद्यापति की कहानी या पृथ्वीराज रासो। तो प्रबंधात्मक कौन सी नहीं थी, यानी कि प्रबंध में कौन सी नहीं रची गई थी ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का सी, विद्यापति की कहानी। फिर अगला है विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मैथिली में रचना की थी। तो कीर्तिलता, कीर्तिपताका या पदावली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, पदावली जो है इनकी मैथिली में रचना है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है डिंगल एवं पिंगल शैली में पिंगल शैली कालांतर में कौन सी भाषा का अंग बन गई। यानी कि डिंगल शैली थी, एक पिंगल शैली थी, इसमें पिंगल शैली जो है कौन सी भाषा का अंग बन गई ये बताना है। तो पिंगल शैली ब्रज भाषा का अंग बन गई। पिंगल शैली होती थी जिसमें मधुर शब्दों का यानी कि मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता था, और डिंगल में कर्कश शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर डिंगल एवं पिंगल शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है, कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। अब इसमें काल पूछ लिया है, तो किस काल से है, तो सभी को पता होगा डिंगल और पिंगल शैली का काल ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक, यानी कि आदि काल से है। ठीक, यह कूट वाला क्वेश्चन है, अब देख लेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही कथन का चयन करें। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों के कारण इसकी लोकप्रियता में कमी आई, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कर्कश शब्दावली थी। पिंगल शैली अपने कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण लोकप्रिय होती चली गई, तो ये भी बहुत सही क्वेश्चन मतलब दे रखा है कथन, तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 व 2 दोनों। अब देखिए ये डिंगल शैली पिंगल शैली संध्या भाषा जो होती थी सिद्ध कवियों द्वारा प्रयोग की जाती थी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, आदिकाल की भाषा है।
फिर निम्नलिखित में कौन सी रचना कथात्मक रूढ़ियों का कोष है? कथानक रूढ़ियों का कोष कौन सी रचना को कहा जाता है, ये बताना है। तो सभी को पता होना चाहिए कथानक रूढ़ियों का कोष या जो पृथ्वीराज रासो जो है, इसे ऑप्शन ए हो जाएगा, कथानक रूढ़ियों का कोष कहा जाता है। फिर अगला है चौपाई में कितनी मात्राओं का छंद होता है? तो सभी को पता होगा चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में पूछ ले तो 13 होती है, सोरठा में नहीं 24 मात्राएं होती है, 13 और 11 पेती होती है, और अगर बरवे में पूछ ले तो 12 मात्राएं होती हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? तो चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है, ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कड़वक। क्या कहलाती है? कड़वक शैली। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन से छंद का प्रयोग आदिकाल में मिलता है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। कौन सा छंद का प्रयोग आदिकाल में हुआ था, ये बताना है। दोहा, तोमर, राशा या नाराज? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1, 2 व 3, यानी कि दोहा का मिलता है, तोमर का मिलता है और राशा का मिलता है। 1 व 2, 3 सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन नृपकाज उपरोक्त पंक्ति का किसकी रचना है? और उपरोक्त पंक्ति किसकी रचना है ये बतानी है। यानी कि पुस्तक जल्लड़ के हाथ में दे दी और खुद जो है चले गए, यानी कि कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। तो कौन ये जो रचना है, पंक्तियाँ हैं, किसकी है ये बतानी है। तो ये पंक्ति हो जाएगी चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई की एक रचना थी, पृथ्वीराज रासो। तो ये अपूर्ण थी, तो इन्होंने अपने पुस्तक जो है किसको दे दी? अपने पुत्र को दे दी, जिसने उसको पूरा किया था। अब देखिए, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। कूट के माध्यम से इसको चयन करना है। पुस्तक दे रखे हैं और रचनाकार दे रखे हैं। तो कौन से रचनाकार हो जाएंगे? इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। अब ऑप्शन दिख रहे हैं, अब बताएंगे। अब देखिए, नेमिरात रास, रेवंतगिरी रास, स्थूलभद्र रास या चंदन भाला रास? तो कौन से रचनाकार किसके हो जाएंगे ये बताना है। तो फर्स्ट दे रखा नेमिनाथ रास, तो ये ऑप्शन किस में मिलाएंगे? सुमतिगढ़ में मिला देंगे। फिर रेवंतगिरी रास, ये किसकी रचना है? तो विजय सेन की रचना है। स्थूलभद्र रास, ये किसकी रचना है? तो ये जंधर्म सूरी की है। किसकी है? जंधर्म सूरी। और चंदन वाला रास आशगु की है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4। देखिए, मिलान करने वाले क्वेश्चन और कूट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ पूछे जाते हैं? नेट का जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो भी इसके लिए जो है उसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी आपको। फिर भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले वैष्णव आचार्य निम्नलिखित में कौन थे? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। यानी कि भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था ये बताना है। रामानुज, निम्बार्क, मध्व या विष्णु स्वामी? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए, रामानुज तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, और विष्णु स्वामी ने कौन सा हो जाएगा? अद्वैतवाद हो जाएगा। ठीक, रुद्र संप्रदाय था इनका। फिर अगला देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दे रखा, कबीर की सधुकड़ी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो सभी को पता होना चाहिए। देखिए, इसमें ऑप्शन गलत दे दिए हैं। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, श्याम सुंदर दास ने जो है पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। आप क्या लगा लेंगे? श्याम सुंदर दास। फिर नागमती का विरह विवरण निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अंश है? इसमें नागमती का विरह वर्णन दिया है, तो ये किस पुस्तक का अंश है ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पद्मावत। किस में हो जाएगा? पद्मावत में। फिर अगला देखते हैं। दिया हुआ है, मसनवी शैली में लिखा गया ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि जो मसनवी शैली में लिखा गया है। तो पदावली, पद्मावत, हित 84 या पंचशैली? तो कौन सा हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा, जो मसनवी शैली में लिखा गया है। यानी कि चौपाई दोहा में निबद्ध मसनवी शैली में, यानी कि चौपाई भी हो दोहा भी, उसको हम मसनवी शैली कहते हैं। और क्या?
इसमें 7 चौपाई के उपरांत एक दोहा होता है, यानी कि 7 चौपाई लिख दी, उसके बाद एक दोहा लिख दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? मसनवी शैली कहेंगे। ठीक, तो पद्मावत हो जाएगा। फिर अगला अष्टछाप का जहाज। अष्टछाप कवि का जहाज के रूप में किस कवि को जाना जाता है? तो इस सभी को पता होगा। अष्टछाप में 8 कवि थे और उसमें अष्टछाप कवि का जहाज किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरदास जी को कहा जाता था। फिर निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं हैं? अब राम भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है ये बताना। रामानंद, केशवदास, नरहरिदास या कुंभन दास? तो राम भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंभन दास। ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और अष्टछाप के कवि हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर निम्नलिखित में कौन सी काव्यधारा को सवर्णवादी काव्यधारा कहा जाता है? अब सवर्णवादी काव्यधारा किसे कहा जाता है ये बताना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राम भक्ति काव्यधारा। श्रवण मतलब जो उच्च जाति के होते थे उनकी काव्यधारा। ठीक, फिर अगला कथन दिया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी उपयुक्त पंक्ति में किसकी है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समाने, तो ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो ये पंक्ति हो जाएगी रैदास जी की, संत रैदास की। फिर तुलसी और सूर्य को हिंदी काव्य गगन का सूर्य और चंद्र किसने कहा है? यानी कि तुलसी को सूर्य और सूर्य को चंद्र, ये किसने कहा है ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ज़्यादातर कथन। रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, ठीक, और अज्ञेय जी के कथन, ये जरूर आप लोग याद करते रहेंगे। फिर रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? तो ये सभी को पता होगा, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। देखिए अलग अलग कवियों ने अलग अलग नामकरण किए हैं, तो नामकरण भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत जल्द ही हम आप लोगों के लिए एक क्लास लाएंगे थ्योरी की, जो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सभी विधाओं से प्रश्न होंगे, तो बहुत जल्द जो है आपको लिए देखने को मिलेंगे वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और लोगों को भी शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो आप बताएं, हम उसको आपको फिर से बताएंगे। फिर है श्रृंगार निर्णय निम्नलिखित में किसकी पुस्तक है? तो श्रृंगार निर्णय किसकी पुस्तक है ये बताना है। दलपति राय या भिखारी दास या चिंतामणि या मतीराम? तो श्रृंगार निर्णय किसकी पुस्तक हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगा, भिखारी दास। फिर निम्नलिखित में किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो सभी को पता होगा, केशवदास को कहा गया। और किसने कहा है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो कौन से ग्रंथ को कहा जाता है छंदों का अजायब घर? तो यही केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। तो इसको जो है, इसमें ऐसे ऐसे मतलब शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने दी है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर भूषण की कविता का प्रधान स्वर बताना है, यानी कि जो भूषण जी हैं उनकी कविता का प्रधान स्वर कौन सा है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारपरक या कारुणिक? तो बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशस्तिपरक। प्रशस्तिपरक यानी कि राजाओं की प्रशस्ति की रचना जो है इसमें दिखाई गई है। फिर अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? यानी कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है ये बताना है। पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या हरिभद्र सूरी? तो अपभ्रंश में हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि पुष्पदंत। फिर छायावाद के प्रवर्तक का नाम बता दीजिए। तो छायावाद के प्रवर्तक सभी को पता होगा कौन है? छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हमने बताया था आपको पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो एग्ज़ाम में, अभी जो हुआ था 26 जून में। एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। फिर हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका ने किया है? मानकीकरण होता है मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज का जो सभी के द्वारा मान्य हो, उस
भाषा के लिए जो सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका। फिर छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? ये छायावाद का पतन एक रचना है, तो ये किसकी रचना है ये बतानी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा देवराज। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। कलम तोड़ना मतलब इस मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा? तो कलम तोड़ना हो जाएगा अनूठी उक्ति लिखना। अनूठी उक्ति लिखना मतलब कि ऐसी उक्ति लिख देना जो अनूठी हो अपने आप में, ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रुदन का हंसना ही तो गान, इसमें अलंकार पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विरोधाभास। अब देखिए रुदन मतलब रोना और हंसना ये दो खुद विरोधी शब्द हैं, अपोजिट शब्द हैं, तो यहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा। फिर कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही बताना है क्या है? आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या जीवनी है? तो कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही है ऑप्शन डी जीवनी। किसकी जीवनी है? अमृत राय यानी कि तो लिख लेंगे अमृत राय की जीवनी है, ठीक, कलम का सिपाही। फिर अगला देखते हैं ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल का टेंडर एक नाटक है, तो किसका नाटक है ये बताना है। तो ताजमहल का टेंडर ऑप्शन ए हो जाएगा अजय शुक्ल का नाटक है। किसका? अजय शुक्ल का। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? किस विधा को पाखंड कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गाथा को, आत्म प्रेरित संस्मरण को, या आत्मकथा को, या कहानी को? तो पाखंड किसे कहा गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मकथा को। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए? यानी कि अगर हम कोई महाकाव्य कर रहे हैं रचना तो उसमें क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय चेतना का महाप्रवाह होना चाहिए, या जातीय संस्कृति का, या सांस्कृतिक सामाजिक चेतना, या मानवीय चेतना? तो किसका होना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा जातीय संस्कृति का महाप्रवाह, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए मैचिंग दिया हुआ है, मिलान करना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, स्कैन सही नहीं हुआ है, लेकिन अगला पेज आपको सही दिखेगा। उपन्यास दिए हैं, पात्र दिए हैं, यानी कि उपन्यासों के पात्र भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो यहाँ देखिए रंगभूमि, झूठा सच, त्यागपत्र, अंधेरे बंद कमरे। तो किस उपन्यास का कौन सा पात्र है ये बताना है। तो रंगभूमि, ये सभी को पता होगा, रंगभूमि ये सोफिया हो जाएगा, ठीक। और झूठा सच, कौन सा? झूठा सच, तो इसके पात्र प्रमुख पात्र कौन है? मृणाल है। और त्यागपत्र का तारा है, और अंधेरे बंद कमरे का कौन हो जाएगा? नीलिमा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 3, 4, 1 व 2। एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें सभी प्रमुख पात्र और जो है उनके प्रमुख उपन्यास लिखे होंगे। तो धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यानी कि धूमिल जी को किस कृति पर जो है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, ये आप लोग इनका पूरा नाम याद रखेंगे, ठीक। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पे मिला था ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? संसद से सड़क तक, ऑप्शन सी, संसद से सड़क तक। इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। फिर निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सभी को पता होगा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए हिंदी तो अपनी लिखी ही जाती है, ठीक, संस्कृत भी लिखी जाती है। एक और भाषा इसमें बता देनी है, गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो कौन सी हो जाएगी आप लोग बता दें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मराठी भाषा। मराठी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन सी लगा लेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं उसे क्या कहते हैं? अब ऐसे कौन से उच्चारण हैं स्वरों के जिसमें होंठ गोलाकार हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं? तो वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, समवृत्त या विवृत्त। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा वृत्तमुखी। फिर ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये सभी को पता है कि जा प्लस या, यानी कि जा प्लस या, ऑप्शन बी हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? अब देखिए, शब्दकोश में पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन का क्रम आता है। फिर है शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो 1 और 2 कथन दिए हैं, तो कौन से सही हैं इसमें ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही हैं। शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुस्वार किसी वर्ण पे ही प्रयोग किया जाता है। और जो है स्वर का क्रम पहले आएगा, व्यंजन का क्रम बाद में आता है। फिर दिया है, जिन शब्दों के उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, उन्हें कौन से शब्द कहेंगे? लुंठित, पार्श्विक, संघर्षीय, उत्क्षिप्त। तो कौन से कहेंगे? तो लुंठित कहेंगे, लुंठित। फिर निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा? अघोष वर्ण और सघोष वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो अघोष होते हैं जिसमें कम वायु निकलती है। तो कौन सा हो जाएगा? आ, जा, हा और शा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो अघोष कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक। फिर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब जीभ के प्रयोग के आधार पर बताने स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो इनमें से सभी कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। अग्र स्वर भी होते हैं, पक्ष स्वर और मध्य स्वर भी होते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अग्र स्वर में जिसमें अग्रभाग काम करता है जीभ का, तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? से छोटी ई हो गया, ई, बड़ी ई, ए और आय, ये हो गया अग्र स्वर। ठीक। मध्य स्वर केवल एक होता है, तो सिर्फ एक याद कर लीजिए, और बाकी जो बचेंगे वो पश्च स्वर हो जाएंगे। तो 4 ये आपको याद करने हैं। मध्य स्वर तो आपको याद ही होगा, आ हो जाएगा, बाकी बचे वाले पश्च स्वर हो जाएंगे। फिर निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब 4 ऑप्शन दिए हैं, बारात, साप्ताहिक, प्रमाणिक या निरांत। किसकी वर्तनी शुद्ध है ये बताना है। ये सभी को पता होगा, ऑप्शन बी सही है, साप्ताहिक। बारात नहीं, बारात होता, बा खाली रहेगा। निम्नलिखित में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अब इसमें अशुद्ध बतानी है। नादान, चहार दीवारी, व्यवसायिक या अंताक्षरी। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो व्यवसायिक। व्यावसायिक नहीं, व्यावसायिक, यहाँ पे मात्रा लगती है इसमें। फिर है कूट के माध्यम से उत्तर देना है इसमें मिलान करना है। थोड़ा जूम इन कर लेंगे ताकि दिख जाए। अब देखिए दिया हुआ है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। इसमें मिलाना है। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण का कौन सा है? तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, आप सभी को पता होगा। मिला दीजिए आसानी से। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि वीरांगना, ऑप्शन ए में ही मिला देंगे। गुण संधि उमेश, वृद्धि संधि सदैव और अयादि संधि नायक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तपोवन में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई ये बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन सी। तपोवन को जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तपह, तपह प्लस 1। तो तपोवन हो जाएगा, तपह प्लस 1। फिर निम्नलिखित में किसमें देशज प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? फर्राटा, बर्फानी, बुढ़ापा या वैदिक। अब देशज प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो ये बताना है। तो 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्राटा। तो दिया हुआ नि उपसर्ग से बना हुआ शब्द निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? नियोग, निवारण, निपात या निश्चित। तो नि में के नियोग, निवारण, निपात, तो ये तो बने हुए हैं। कौन सा नहीं है? तो निश्चित हो जाएगा। निश्चित में कौन सा उपसर्ग लगा? इसमें निश उपसर्ग लगा है। तो आप लोग याद रखेंगे, बाकी 3 सही हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे किस समास के नाम से जाना जाता है? तो बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु या द्वंद्व। अब दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा समास हो जाएगा? तो सभी को पता होगा। 73 नंबर का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, ठीक, घास फूस। तो इस तरह से जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं जिसमें। फिर है मिलान करना है। देखिए एक तरफ समास दिया है, एक तरफ उसके उदाहरण दिए हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि आप लोगों को दिख जाए। अब देखिए ऑप्शन भी दिख रहे हैं। अब देखिए कौन सा हो जाएगा? तो आप ऐसे ही मिला सकते हैं।
तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? बताइए, तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? तो गगनचुंबी, ऑप्शन ए हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। द्विगु समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो तो तिरंगा हो जाएगा। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो तो गुण दोष हो जाएगा। बहुव्रीहि तो आशुतोष, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर अगला देखते हैं। अब देखिए, थोड़ा जूम कर लें। हाँ, लिखा हुआ है कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है ये बताना है। 4 ऑप्शन है, बहुव्रीहि, दुग, तत्पुरुष या कर्मधारय। कन्यादान, तो कन्या का दान करना, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूट के माध्यम से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हम कोट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। फिर है बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, तो ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 76 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, अभी पिछला पढ़ा, तिरंगा जैसे। बहुव्रीहि में समस्त पद यानी कि कोई नया शब्द ही उसका अर्थ आता है, ऐसे गजानन तो गणेश जी हो गया, दशानन रावण, ऐसे मतलब नया जो है उसमें अर्थ मिलेगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? विदेशज नहीं है बताना है, यानी कि जो विदेश से ना आया हो, अपने ही देश में हो, देशज हो, ये बताना है। मुहावरा, गुलाब, लाश और छाता, तो विदेशज कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, छाता। छाता जो है विदेशज नहीं है। फिर जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे कहा जाता है। अगर उत्पत्ति का ही पता नहीं चल रहा है उसे कौन सा शब्द कहेंगे? तो देशज शब्द कहेंगे, वो देशज शब्द कहलाता है, क्योंकि देश में कई तरह के अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अपना नाम रख लेते हैं, तो इसलिए शब्द अलग हो जाते हैं सभी जगह के। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, बारात, वर्षा, हाथी या आंसू, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्षा। इसका तद्भव लिखेंगे तो बारिश हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, तो हरिश्चंद्रों, जयचंदों, बाइबल, उपर्युक्त सभी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है। तो 80 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी। जैसे हरिश्चंद्र होता तो हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा, हरिश्चंदों, तो ये मतलब एक से ज़्यादा हो गए ना, तो कौन सा होगा उसमें पता नहीं, तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। जैसे जयचंद होता तो व्यक्तिवाचक होता, अब जयचंदों हो गया तो कोई भी हो सकता है, तो व्यक्तिवाचक हो। ऐसे बाइबल, बाइबल की बुक कई सारी हो जाएं अगर, तो उसमें व्यक्तिवाचक की जगह क्या हो जाएगा? जातिवाचक। फिर निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण? अनिश्चयवाचक जिसमें हमें पता ही नहीं चले, अनिश्चित रहें, यह, आप, कौन या कोई। अब देखिए इसमें आसानी से पता कोई, अब कोई में हमें निश्चय नहीं हो पा रहा, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन शब्द है? अब बहुवचन शब्द बताना है। माता, लड़का, प्राण या किताब, तो माता तो एक वचन है, माता का माताएं होता है, लड़का का लड़के, किताब का किताबें। तो प्राण, प्राण क्या है? बहुवचन है, जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण क्या बहुवचन की दृष्टि से इसका प्रयोग किया जाता है। प्राण का प्राणों नहीं होगा, ठीक है, बहुवचन में भी ऐसे ही रहेगा। फिर अगला, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अब दही जो है लिंग की दृष्टि से बताना, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग या उभयलिंग। तो दही, अब दही खाया जाता है, जैसे पानी पिया जाता है, तो इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग करके जब देखेंगे तो आसानी से आप पता कर सकते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुल्लिंग, जैसे दही खाया जाता है। ठीक, फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन या किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आप आकर्मक क्रिया बताना किस वाक्य में है। आकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो, यानी कि कर्म ना हो उसमें, उसकी प्रधान। जैसे श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ज्योति रोती है। अब देखिए ज्योति रो रही है, लेकिन अगर इसमें कर्म ढूंढा जाए क्या रो रही है, तो क्या का ऑप्शन आंसर ही नहीं मिलेगा, इसलिए ज्योति रोती है ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। फिर अवयव के कितने भेद हैं, अवयव के कितने भेद हैं ये बताना है। तो अवयव के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, तो अवयव हो जाएगा 4 भेद। फिर निम्नलिखित में से कूट के द्वारा उत्तर देना है, पर्यायवाची बताना है। असुर का पर्यायवाची क्या है, निशाचर, यातुधान, राक्षस या सुरारी। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा निशाचर भी होता है, राक्षस भी होता है, यातुधान और सुरारी चारों होते हैं, तो ऊपर एक तो सभी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताना है। अब गरीबों को वस्त्र दो यानी कि प्रदान करो। जब हम किसी चीज़ को कोई चीज़ देते हैं या प्रदान करते हैं, अब को इसमें लगा, कर्ता ने होता है, कर्म को। अब को आ गया कारक चिन्ह, तो कर्म का ये उदाहरण होता है, किसका होता है, कर्म का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। फिर सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है और दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना है। तो इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बता दीजिए कौन सा होगा। शब्द दिए हैं, पर्यायवाची दिए हैं। अब आश्रम है तो आश्रम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऐसे स्तूप है तो स्तूप का क्या हो जाएगा, तो आश्रम का हो जाएगा अखाड़ा, और स्तूप का क्या हो जाएगा, स्तंभ। वज्र, वज्र का क्या हो जाएगा, दभोली, और अपवर्ग का परमधाम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 1, 3 और 4, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा बलराम शब्द का पर्यायवाची है। बलराम शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, कूट के द्वारा बताना है। बलदेव, हलायुध, बलभद्र या रोहिणे। तो कौन सा हो जाएगा, बलदेव भी कहते हैं, हलायुध हल रखते थे, बलभद्र भी कहते हैं, रोहिणे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, और उपयुक्त सभी। तो इनके पर्यायवाची इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर जायसी किस धारा के कवि हैं। अब जायसी किस धारा के कवि हैं ये बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि किस धारा के कवि हैं, तो ज्ञान मार्गी या नाथपंथी या प्रेमाख्यान या राशक काव्य धारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेमाख्यान काव्य धारा के जो हैं ये कवि हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लोगों को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इससे अपनी तैयारी कर सकें, और हमें भी जो है थोड़ा इससे मतलब प्रेरणा मिलेगी या बल मिलेगा, कुछ भी मान लीजिए, उससे जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा, आगे जो है हम वीडियो और भी इसी तरह के लाते रहेंगे। तो जायसीकृत पद्मावत बताना है, तो क्या है, पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूप काव्य है या चंपू काव्य है। तो जायसीकृत पद्मावत कौन सा काव्य है ये बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रूप काव्य। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कवियों को सम्मिलित करना। आप देखिए ये भी कूट के माध्यम से थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको ऑप्शन भी दिख जाए। अब देखिए, नैया बिच नदिया डूबत जाए, ये किसकी पंक्ति है। फिर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। फिर है गुरु शुआ जड़े पंथ दिखावा। फिर है डी, तबलग ही जीवो भलो, देवो होए नधीम। अब ये पंक्तियाँ बतानी है किसकी, किससे मिलानी है। तो नैया बिच नदिया डूबत जाए, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी, किसकी पंक्तियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कबीरदास जी की। किसकी, कबीरदास जी की। फिर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो ये दास मलूक यानी कि मलूक दास की हो जाएंगी। फिर है गुरु शुआ जड़े पंथ दिखावा, तो ये किसकी हो जाएगी, ये जायसी की पंक्तियाँ हो जाएंगी। फिर तबलग ही जीवो भलो, देवो होए न धीम, ये पंक्तियाँ हो जाएंगी रहीम दास जी की। तो अब देखिए एक ऑप्शन इसमें छोड़ना पड़ा क्योंकि इसमें 5 दे रखे थे, जब भी इसके एक्स्ट्रा दे देता है तो इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 5, 4 और 1। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी जो है कोड के माध्यम से मिलाना है, तो ये भी थोड़ा छोटे ही रखें। अब देख लीजिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। दिया हुआ है, सजन मधुर निजत्व दे, कैसे मिलो अभिमानी में। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सोई गई अभागी। अब देखिए पंक्तियाँ दी हैं, किसकी पंक्तियाँ हैं ये मिलाना है।
तो इसमें देख लीजिए कौन हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट जो दिया, सजन मधुर नृत्य देख कैसे मिलूं अभिमानी मैं, तो ये है महादेवी वर्मा की। ठीक, फिर है प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी, तो ये पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी, ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, किसकी हो जाएंगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। फिर तुम अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहागरी, ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की। फिर तुम रूप सी कौन लोभ से उतर रही चुपचाप, ये पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी, ये हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 3 1 और 2। फिर अगला कथन देखते हैं क्या दिया है। अगला भी मिलान ही करना, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। रचनाएं हैं, इधर आलोचक दिए गए हैं। तो बिहारी सतसई की भूमिका, फिर है कविता से साक्षात्कार, फिर है नए साहित्य का तर्कशास्त्र, उसके बाद है कविता के प्रतिमान। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है, अब मिला लीजिए। तो हो जाएगा फर्स्ट बिहारी सतसई की भूमिका, ये किसकी रचना, आलोचक कौन है, पदम सिंह। ठीक, फिर कविता से साक्षात्कार, तो ये है मलयज, और नए साहित्य का तर्कशास्त्र, ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना। और नए कवि के प्रतिमान, तो नए कवि के प्रतिमान हो जाएंगे लक्ष्मीकांत वर्मा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 2 3 और 1। फिर मिलान करना है। देखिए मिलान करने वाले क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए पत्र पत्रिकाएं और संपादक दे रखे हैं, तो कौन से पत्र के जो है संपादक कौन है ये बताना है। जैसे कर्मवीर है, तो कर्मवीर इसके संपादक कौन हो जाएंगे, तो कर्मवीर के संपादक हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, फिर माधुरी, तो माधुरी प्रेमचंद। मतवाला, तो ये निराला जी का पत्र है। और प्रताप, ये गणेश शंकर विद्यार्थी का। तो ये किसमें ऑप्शन छोड़ देंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 और 4। फिर देखिए अब देखिए लिखा है क्वेश्चन, शिव प्रसाद सिंह की रचना नीला चांद निम्नलिखित में से क्या है। अब नीला चांद क्या है ये बताना, कहानी है, उपन्यास है, काव्य है या नाटक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उपन्यास। नीला चांद क्या है, उपन्यास। और किसका है, तो शिव प्रसाद सिंह का है। फिर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार को दिया गया था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया था, पिछली बार अभी देखा थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार, प्रथम गीत रचनाकार कौन थे ये बताना है। तो प्रथम गीत रचनाकार कौन थे, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्यापति। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। सभी को पता होगा संविधान का क्वेश्चन है, किस अनुसूची में शामिल किया, तो 8वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अनुच्छेद पूछ ले तो कहाँ से कहाँ तक, 343 से 351 तक। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। अब देवनागरी लिपि की उत्पत्ति बताना है किससे हुई है, ब्राह्मी, पैसाची, खरोष्टी या कैथी से। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी से हुई है। फिर लकीर का फ़कीर होना कहावत का सही अर्थ। अब लकीर का फ़कीर होना कहावत का सही अर्थ बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, परंपरावादी होना, यानी कि जिस बात पे आप अड़ जाएंगे उसी बात को मानते रहेंगे, तो परंपरावादी होना हो जाएगा। फिर नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ बताना है। तो नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना या घृणा प्रकट करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत परेशान करना। फिर अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अभिज्ञ मतलब जिसे कुछ ना पता हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाए। अभिज्ञ शब्द का अर्थ है जिसे ज्ञान है, यानी कि अभिज्ञ मतलब जिसे ज्ञान है, अनभिज्ञ मतलब जिसे ज्ञान नहीं है। फिर निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी ध्वनि बतानी है। स्पर्श संघर्षी ध्वनि बतानी है, कौन सी हो जाएगी। तो देखिए स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ श्वास
वायु के निकलने में हल्का सा संघर्षण होता है, उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे हिंदी का चा, छा, जा और झा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जा। ठीक, फिर अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में स्तुति परक काव्य कौन है? स्तुति परक काव्य बताना है कौन सा है? रसिक प्रिया, रतन बावनी, रामचंद्रिका या कवि प्रिया। स्तुति परक केशवदास की कौन सी हो जाएगी? केशवदास की रचना रतन बावनी, ये जो है स्तुति परक ग्रंथ है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित नहीं है? राही मासूम रजा द्वारा लिखित नहीं है बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाधा गांव, नीम का पेड़, टोपी शुक्ला या लाल पीली ज़मीन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा लाल पीली ज़मीन। ठीक, क्या हो जाएगा? लाल पीली ज़मीन। बाकी जो है राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। फिर कूट के माध्यम से है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखित है? कौन सी कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखित है ये बताना है। राजा निर्बंसिया, मानसरोवर के हंस, कितने पाकिस्तान या बंद गली का आखिरी मकान। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2 व 3, यानी कि राजा निर्बंसिया भी है, मानसरोवर का हंस और कितने पाकिस्तान। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र घर में जीवनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि प्रेमचंद्र घर में जीवनी है, किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो प्रेमचंद घर में जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? शिवरानी देवी। फिर अगला है 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते, किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं, तो किस काव्य की मतलब कवि की पंक्तियाँ हैं ये बताना है। तो सियाराम शरण गुप्त की या मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय या जगदीश गुप्त की। तो ऑप्शन भी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की हैं पंक्तियाँ। फिर विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? यानी कि जो विजय देव नारायण शाही हैं, देखिए 4 सप्तक थे, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा सप्तक। इनके कभी भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ट्रिक के माध्यम से हमने जो है वीडियो बना रखा है, आप ट्रिक जाके देखेंगे। चैनल को विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ देखिए ट्रिक बहुत सारी पड़ी, तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसे ट्रिक्स मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी। उसी में एक ट्रिक मिलेगी आपको सप्तक के कवियों की, तो वो भी आप लोग देख के याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा 110 का? ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा सप्तक। ठीक, फिर निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बता दीजिए। अब इनका सही अनुक्रम बताना है, ये जो पत्रिकाएं हैं तो सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? सरस्वती, हंस, कविवचन सुधा, इंदु, इस तरह से हो जाएगा। ये BCD में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन भी हो जाएगा, सबसे पहले कविवचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर इंदु, फिर हंस। इसका प्रकाशन क्रम से दिया गया है। ठीक, फिर आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम, ये तो सभी को पता होगा। प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो पहले प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर अकविता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर अगले में भी काल क्रम बता देना है। क्या बताना है? काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। यानी कि जो आचार्य इसमें दे रखे हैं इनको काल के अनुसार बताना है। कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो ऑप्शन भामह, दंडी, आनंदवर्धन, फिर अभिनव गुप्त। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए क्रम बहुत पूछता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से जो है पढ़ेंगे। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बता देना है। फिर से जो आदिकाल के ही रचनाकार हैं अब इनका, तो सबसे पहले कवि कौन थे? सरहपा, फिर गोरखनाथ, फिर अमीर खुसरो, फिर विद्यापति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको इसमें के 2 नाम भी पता हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर जगनिक की रचना कही जाती है, जो जगनिक हैं उनकी कौन सी रचना है ये बताना है। विशल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या विजयपाल रासो। तो कवि जगनिक की रचना कौन सी हो जाएगी? परमाल रासो। ठीक, फिर कूट वाला है, थोड़ा बढ़ा लेंगे ऊपर। अब देखिए क्या दिया हुआ है, आदिकालीन हिंदी साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं मिलती है? कूट के द्वारा चयन करना, यानी कि हिंदी साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? धार्मिकता, वीरगाथात्मकता, प्रगतिशीलता या श्रृंगारिकता। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछली बार भी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा केवल डी, ये जो है नहीं मिलती। उसमें पूछा था कौन सी मिलती हैं, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए कौन सी नहीं मिलती है पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रगतिशीलता।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मुक्तक काव्य कृति नहीं। अब मुक्तक कौन सी नहीं है ये बताना है। तो खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धनाथों की रचनाएं, विद्यापति की पदावली, राशो काव्य। तो मुक्तक कौन सी नहीं है, तो 117 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये मुक्तक नहीं है। फिर थोड़ा अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से दिया है 15 मात्राओं वाला चौपाई, चौपाई नहीं चौपाई, छंद निम्नलिखित में कौन सी भाषा में मिलता है। अब 15 मात्राओं वाला, देखिए अब चौपाई जो होता है 16 मात्राओं का होता है, लेकिन ये चौपाई था, ये 15 मात्राओं वाला था। और कौन सी भाषा में मिलता है ये बताना है। संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश में या हिंदी में। तो किस में मिलता है बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा अपभ्रंश भाषा में। वहाँ 15 मात्राओं वाला चौपाई चलता था। फिर आदिकाल में प्रचलित आल्हा छंद में कुल कितनी मात्राएं प्रचलित थी। अब आल्हा छंद में कितनी मात्राएं थी, तो आल्हा छंद में 31 मात्राएं थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 31 मात्राएं। ठीक। फिर कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। अब वाणी का डिक्टेटर किसने कहा ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो ये सभी को पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने सदुखड़ी भाषा कहा है। और पंचमैल खिचड़ी किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने। फिर छंदों का अजायब घर कहा जाने वाला ग्रंथ रामचंद्रिका के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छंदों का अजायब घर इसको कहा जाता है, और कौन सी रचना, रामचंद्रिका को। अब इसके लेखक सभी को पता होगा, अभी बताया था हमने, कौन हो जाएंगे, केशव दास। और इनको और क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसी रचना के लिए जो है इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। और किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये भी आप लोग याद रखें। फिर कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। कोर्ट मार्शल नाटक जो है समाज की किस समस्या पर आधारित है बताना। जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाद पर। देखिए स्वदेश दीपक द्वारा रचित नाटक है ये कोर्ट मार्शल। किसके द्वारा रचित है, स्वदेश दीपक। तो स्वदेश दीपक भी आप इसके रचनाकार भी याद रखेंगे, स्वदेश दीपक। और ये जातिवाद की समस्या पर आधारित है। इसमें क्या दिखाया गया है, तो इस समस्या में देश की फौज भी मुक्त नहीं है। ऊंची जाति के कैप्टन कपूर के अमानवीय व्यवहार से त्रस्त छोटी जाति के जवान रामचंद्र का स्वाभिमान जाग जाता है और वह कपूर पर गोली चला देता है। उसका कोर्ट मार्शल होने पर उसे सजाए मौत मिल जाती है, जिससे वह बिना आत्मग्लानि के स्वीकार करता है। तो ये जो है जातिवाद पर आधारित है। फिर निम्नलिखित में किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। अब भ्रमर गीत का प्रसंग किस में है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना पढ़ा होगा। सूरसागर में भ्रमर गीत, सूरसागर। और सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। भी आप लोग सूरदास, ठीक, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कथन के माध्यम से, कोट के माध्यम से क्या दिया हुआ। सांप, तुम सब भी हुए तो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछी उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ से पाया। यानी कि तुम सब भी नहीं हो, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तो तुम डसना कहाँ से सीख लिए और विष कहाँ से पा गए। उपरोक्त प्रसिद्ध पंक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई हैं। अब ये व्यंग्य पंक्तियाँ हैं, क्योंकि जो समाज में रहता है वो जो है डसना सीख जाता है। डसना मतलब लोगों को परेशान करना और ऐसी बातें कहना जो लोगों को चुभ जाए। लेकिन सांप तो समाज में भी नहीं रहता है, तो उसको डसना कहाँ से आ गया, कहाँ से सीख लिया, विष कहाँ से पा गया, ये बताना है। तो पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अज्ञेय जी, मुक्तिबोध या धर्मवीर भारती या धूमिल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अज्ञेय। अब पूरा नाम भी याद रखे कीजिए आप लोग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मुक्तिबोध, तो ये कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती। धूमिल सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 125 नंबर। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है, यानी कि जो प्रपद्यवाद है किसका पर्याय है, इसका दूसरा नाम बताना है। तो प्रपद्यवाद नकेनवाद का जो है पर्याय है। अब नकेनवाद में 3 कवि के नाम से जो पहला अक्षर लेकर के बनाया गया है। ना से पहले ना से क्या हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा, और के से केसरी कुमार, और फिर ना से हो जाएगा नरेश। तो ये जो है
किसके तर्ज पे बनाया गया? तो ये तार सप्तक के तर्ज पर जो है प्रपद्यवाद बनाया गया था। इसमें 3 कवियों के नाम दिए गए हैं, नकेनवाद के नाम से इसे जाना जाता है। तो 125 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक, तो आप लोग उनको रिवीजन कर लेंगे। उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, यही सेम PDF। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।